नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हो तो मात्र 529 रुपये में बाय कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। नंबर है 7371975393। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि हम बात करें इतिहास लेखन के विषय में, तो इतिहास लेखन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला इतिहास और दूसरा लेखन। यदि हम बात करें इतिहास के विषय में, तो इतिहास का अर्थ है बीते हुए तथ्यों या फिर बीते हुए घटनाओं का वर्णन करना। सरल शब्दों में कहे तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करना है वो यह है कि इतिहास हमें हमारे समय की पहचान का भाव देता है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इतिहास अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यह हमें मनुष्यों, सामाजिक संस्थाओं और स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। वहीं यदि हम बात करें लेखन के विषय में, यानी कि इतिहास लेखन के विषय में यदि हम बात करें, तो इसका अर्थ है इतिहास को कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया और इतिहास को किसने लिखा। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इतिहास को लिखने की प्रक्रिया, उसकी पद्धति और इतिहासकार का विचारधारा, साथ ही बदलते दृष्टिकोण का अध्ययन ही इतिहास लेखन कहलाता है। आगे यदि हम बात करें तो जून 2022 में शिफ्ट 2 में यूजीसी नेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इतिहास हमें हमारे समय की पहचान का भाव देती है, बिल्कुल सही है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। इतिहास अनेक अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता, यह स्टेटमेंट गलत है। इतिहास हमें मनुष्यों, सामाजिक संस्थाओं और स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है, बिल्कुल सही है। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी ई सही हो जाएगा। यहाँ पर ए बी डी ई ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है, ये भी सही है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो केवल ए बी और डी सही हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे यदि हम बात करें तो अगला है आपका इतिहास लेखन की प्रक्रिया, या फिर कहें तो ऐतिहासिक पद्धति जिसके माध्यम से हम इतिहास को लिखते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ऐतिहासिक पद्धति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इतिहासकार स्रोत सामग्री यानी कि साक्ष्यों को एकत्रित करता है, उसका गंभीर रूप से विश्लेषण करता है तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किसी समाज के अतीत की घटनाओं और प्रभावों का महत्व निर्धारित करते हुए उसका निष्कर्ष निकालता है। और यही पूरी प्रक्रिया को ऐतिहासिक पद्धति कहा जाता है। इसमें भी जो है एक स्टेप होती है जिसको फॉलो करना होता है इतिहासकार को। जैसे कि सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, या फिर कहे तो समस्या का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद उस समस्या के आधार पर हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है, यानी कि उपकल्पना या फिर प्राकल्पना। इसके बाद चरों का चयन किया जाता है। इसके बाद न्यायादर्श आता है जिसे हम प्रतिचयन कहते हैं। इसके बाद सामग्री का संकलन या फिर कहें तो तथ्य संकलन करके स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संकलित तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है। इसके बाद जो है संकेतन यानी कि कोडिंग किया जाता है। इसके बाद टेबुलेटिंग यानी कि सारणीयन किया जाता है। इसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन किया जाता है यानी कि निर्वचन किया जाता है। और सबसे अंतिम में रिपोर्ट लेखन होता है,
जिसे हम दस्तावेजीकरण भी कहते हैं। तो ये इतिहास लेखन की एक प्रक्रिया है जिसे आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। एग्जाम में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसे भी अरेंज करने के लिए आपको कहा जा सकता है। आगे यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन से परे नहीं होता है। ऐतिहासिक लेखन में विवेचनात्मक निर्णय के लिए जितनी बड़ी चुनौती यह जानना है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतना ही बड़ी चुनौती यह भी होता है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो एक इतिहासकार के लिए ये सारी चुनौतियां बनी रहती है। अब यहाँ से जून 2021 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct with reference to interpretation in historical writing? ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के परे जाना पड़ता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। विवेचनात्मक निर्णय के लिए जितनी बड़ी चुनौती यह जानना है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी चुनौती यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसका व्याख्या कैसे करता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेजों के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। बिल्कुल यह स्टेटमेंट भी सही है। तो बी सी डी सही हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2019 में। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला टॉपिक है इतिहास लेखन में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत की अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य होते हैं जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले या फिर उन पर टिप्पणी करने वाले के समकालीन होते हैं और इनकी रचना जो है वो अन्वेषण अधीन काल में किया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं पर एक्सीडेंट होता है और दो व्यक्ति मारे जाते हैं, तो वो दो व्यक्ति जो मारे गए वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। साथ ही अगर आसपास में कोई व्यक्ति चश्मदीद गवाह है जो उसे गिरते हुए देखा, एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो वह व्यक्ति भी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई मीडिया वाले वहां पे चले गए, मीडिया वाले ने कवर किया न्यूज को और उसके बाद उन्होंने जो है समाचार पत्रिका में उसे प्रकाशित किया, तो वो भी जो है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। कोई सरकारी आंकड़े हो गई प्रकाशित, तो वो भी जो है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगी। कुछ ऐतिहासिक प्रलेख हो गए या फिर कोई अन्य अप्रकाशित रिकॉर्ड हैं, तो ये सारे चीजें जो हैं वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। वहीं यदि हम बात करें द्वितीयक स्रोत के विषय में, तो द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या एवं उसकी मूल्यांकन करते हैं। ये प्राथमिक स्रोतों से अटूट रूप से जुड़े होते हैं और इनमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है। इन स्रोतों में प्राथमिक स्रोतों को अक्सर वर्णित, सामान्यीकरण और संश्लेषण किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि सर द्वितीयक स्रोत में कौन कौन से शामिल है? तो द्वितीयक स्रोत में जर्नल लेख, पाठ्य पुस्तक और विश्वकोश, ये चीजें शामिल होती हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2022 में शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य है जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा या रचित हो, बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले या फिर उन पर टिप्पणी करने वाले के समकालीन के अभिलेख होते हैं, बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है। घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच की भिन्नता सदैव अत्यधिक स्पष्ट होती है, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल ए, बी और डी सही हो जाएगा।
ए बी डी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला टॉपिक है इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह, व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वाग्रह के विषय में। पूर्वाग्रह वह मानसिक झुकाव है जिसमें व्यक्ति यानी कि इतिहासकार किसी तथ्य, व्यक्ति या घटना को एक तरफा दृष्टिकोण से देखता है। इसमें निर्णय व्यक्तिगत पसंद या फिर नापसंद, धारणा या फिर मान्यताओं से प्रभावित होती हैं। पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषयों का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें त्रुटियां दुर्घटना वर्णन नहीं बल्कि शोध उद्देश्य होता है। यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश, गलती से, असावधानी के कारण होती हो तो इसे पूर्वाग्रह नहीं कहा जाता बल्कि इसे गलत कहा जा सकता है। पूर्वाग्रह के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं जैसे कि जाति या फिर राष्ट्रीय पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक पूर्वाग्रह। अब हम बात करते हैं व्यक्तिनिष्ठता के विषय में। व्यक्तिनिष्ठता वह स्थिति है जिसमें किसी विचार या मूल्यांकन पर व्यक्ति यानी कि इतिहासकार के निजी अनुभव, भावनाएं, मान्यताएं और दृष्टिकोण प्रभाव डालते हैं। उदाहरण से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जेम्स मिल, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार था, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था, जो कि उनके औपनिवेशिक दृष्टिकोण और विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। वहीं यदि हम बात करें बिपिन चंद्रा के विषय में, ये एक मार्क्सवादी इतिहासकार थे। बिपिन चंद्रा ने 1857 के विद्रोह को एक साम्राज्यवाद विरोधी जन आंदोलन माना है, तो यह एक व्यक्तिनिष्ठता की विचारधारा को प्रस्तुत करती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें व्यक्तिनिष्ठता को लेकर के। इतिहास में पूर्ण तटस्थता असंभव है, इसलिए एक अच्छा इतिहासकार वह नहीं जो पूर्वाग्रह रहित हो, बल्कि वह है जो अपने पूर्वाग्रह को जानता हो, उसे स्वीकार करता हो और पाठक को उसकी जानकारी देता हो। अब क्या होता है कि इतिहासकार जो हैं लिखते समय ही बता देते हैं कि उनकी विचारधारा कैसी है, क्या वो मार्क्सिस्ट हैं या फेमिनिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं या फिर सबाल्टर्न हैं, ताकि पाठक जो है यानी कि हम जैसे लोग जो हम पढ़ते हैं बुक को, वो स्वयं निर्णय ले सके कि हमारी विचारधारा किस ओर जा रही है। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता के विषय में। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है तथ्यों और प्रमाणों को बिना अपने व्यक्तिगत भाव, पूर्वाग्रह, विचारधारा, हित या इच्छा के प्रभाव के यथारूप में देखना, विश्लेषित करना और प्रस्तुत करना। सीधी से शब्दों में अगर कहे तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि जो भी तथ्य और प्रमाण हमें मिले हैं उसे जिस रूप में मिला है उसी रूप में विश्लेषित करना। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं वे हैं जो परिशुद्ध, व्यापकता, संगति और खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरी उतरती हों। इतिहासकार को पाठ में वह परिवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया है। परलेख यानी कि दस्तावेजों की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना यानी कि विचार से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये है वस्तुनिष्ठता। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2020 में प्रश्न पूछा गया था। पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं वे हैं जो परिशुद्ध, व्यापकता, संगति और खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरी उतरती हों। बिल्कुल सही है। यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश, गलती से, असावधानी के कारण होती हैं तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलत कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटियां दुर्घटना नहीं वरन शोध उद्देश्य होती हैं। बिल्कुल सही है। पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत कर अनुचित होती हैं। बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए बी की ओर तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2019 में एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे पाठ में वह परिवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया है। बिल्कुल सही है। परलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है।
यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इतिहासकार को अविद्यमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला टॉपिक है इतिहास लेखन में बाह्य आलोचना। बाह्य आलोचना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक इतिहासकार किसी स्रोत या दस्तावेजों की प्रामाणिकता, मौलिकता और बाहरी रूप की सत्यता का परीक्षण यानी कि जांच करता है। बाह्य आलोचना का उद्देश्य स्रोतों को असली या फिर नकली सिद्ध करना होता है। इतिहास लेखन में स्वतः शोध यानी कि बाह्य आलोचना के लिए सर्वप्रथम उस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर प्रलेख के लेखक का पता लगाया जाता है। उसके बाद अनुभवजन्य संक्रियाओं के द्वारा प्रलेख का काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक तिथि, मास यानी कि महीना और वर्ष का पता लगाया जाता है। इसके बाद उस विषय का अध्ययन करके एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऐतिहासिक शोध में बाह्य आलोचना का अर्थ है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु वैधता, दस्तावेजों की मौलिकता की वैधता, दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या फिर दस्तावेज प्राप्त करना। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाह्य आलोचना का अर्थ है दस्तावेजों की मौलिकता की वैधता का जांच करना। अगला प्रश्न है जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया था, इतिहास लेखन की बाह्य आलोचना स्वतः शोध एवं अनुभवजन्य संक्रियाओं का निम्नांकित में से कौन सा प्रकार सही नहीं है? प्रलेख के लेखक का पता लगाना, बिल्कुल ये शामिल है। व्याख्यापरक आलोचना करना, नहीं ये गलत है। प्रलेख का स्थान निर्धारण, बिल्कुल सही है। प्रलेख का काल निर्धारण, लेखन की वास्तविक तिथि, मास और वर्ष का पता लगाना, ये भी शामिल है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला टॉपिक है इतिहास लेखन में पाद टिप्पणी यानी कि फुट नोट। पाद टिप्पणी वह टिप्पणी है जिसे इतिहासकार किसी पृष्ठ के नीचे देता है ताकि लिखे गए तथ्य, तर्क या उदाहरण का स्रोत, संदर्भ या अतिरिक्त जानकारी स्पष्ट हो सके। यह इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे शोध की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता सिद्ध होती है। पाद टिप्पणी की कुछ उपयोगिता भी है यानी कि इसके महत्व हैं, जैसे कि ये शोध को विश्वसनीय बनाता है, मूल स्रोत की जानकारी देता है, पाठक को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराता है, साहित्यिक चोरी से बचाता है और तथ्यों की जांच में आसानी करता है। अब यहाँ से जून 2021 में प्रश्न पूछा गया था, ऐतिहासिक पद्धति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? पाद टिप्पणी आंकड़ों तथा विभिन्न प्रकार के विचार विमर्श के लिए सुविधाजनक आधार बनता है जो पाठ का पूरक बनता है और स्रोतों से उसे सीधे जोड़कर उसे समृद्ध और वजनी बनाता है, बिल्कुल सही है। संत जीवनी में मनगढ़ंत कहानियों का अस्थायी उद्देश्य अद्भुत चीजों के प्रति उन्माद रहा है, ये भी सही है। पाद टिप्पणी में उस स्रोत या प्रमाण के उल्लेख मात्र से उसे सुनिश्चित गारंटी नहीं माना जा सकता जिस पर कथन का सार आधारित है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। इतिहास में भ्रमपूर्ण लेखन का कारण अक्सर यह होता है कि वह जिस साक्ष्य पर आधारित होता है वह झूठी कल्पना से प्रदूषित होती है, बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही है, तो ए, बी और डी सही हो जाएगा। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला टॉपिक है ऐतिहासिक विचार और इतिहास लेखन। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण इतिहासकार जिन्होंने इतिहास के बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरजी कॉलिंगवुड के विषय में। आरजी कॉलिंगवुड का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। उनका मानना था कि इतिहास का अध्ययन विचारों और धारणाओं के माध्यम से किया जाता है, न कि केवल घटनाओं के क्रम से। इनका दूसरा स्टेटमेंट है, कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियां और उपन्यासों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वह यह है कि इतिहासकार का चित्र का आशय सच होता है। आरजी कॉलिंगवुड का दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहला द आइडिया ऑफ हिस्ट्री और दूसरा द आइडिया ऑफ नेचर। हेनरी पिरेन का स्टेटमेंट है
इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। जेम्स थर्बर, इसका स्टेटमेंट है, सभी उत्तरों को जानने से बेहतर है कुछ प्रश्नों को जानना। अगला है प्रोफेसर E.H. कार, इनका कथन है, इतिहास इतिहासकार एवं उनके तथ्यों के बीच सतत चलने वाला एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। दूसरा कथन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। प्रोफेसर E.H. कार का मानना था कि कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। E.H. कार ने रांके का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया। प्रोफेसर E.H. कार का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, और इसमें पहला चैप्टर है द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट, दूसरा है सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, इसके बाद हिस्ट्री साइंस एंड मोरालिटी, इसके बाद कॉसेशन इन हिस्ट्री, इसके बाद हिस्ट्री एज प्रोग्रेस बिफोर फिनिशिंग, और सबसे अंतिम में चैप्टर का नाम है द वाइंडनिंग होरिजिन। इसे आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसी तरीके से याद रखना, एग्जाम में अरेंज करने का भी आता है। अगला है रेनियर। रेनियर का स्टेटमेंट है, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है, और इसका दूसरा स्टेटमेंट है, संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उससे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। G.M. ट्रेवेलियन, इनका स्टेटमेंट है, इतिहास अपने मूल में अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है, न कि इससे कम और न ही इससे ज़्यादा। दूसरा स्टेटमेंट है G.M. ट्रेवेलियन का कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। कार्ल बेकर का स्टेटमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। राधा कृष्णन का स्टेटमेंट है, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। कार्ल आर पापर, इनका कथन है, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। कार्ल मार्क्स, यदि हम बात करें कार्ल मार्क्स के विषय में तो इनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। इनका जन्म पर्शिया के रैन प्रांत के ट्रियन नगर में हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिमेनेजियम में पूरी हुई थी। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक, लेखक, सामाजिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे। वे पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद पर अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर के 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। फ्रेडरिक एंगल्स का कथन है कि जिस प्रकार डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की, उसी तरह कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विकास के नियम की खोज की है। कार्ल मार्क्स का कथन है, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और फिर प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स का मानना था कि वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी, पूंजीवादी और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। आगे यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स हेगल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाया, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला था। कार्ल मार्क्स की अगर हम पुस्तकों की बात करें तो पहला पुस्तक है क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, इसके बाद द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस, और सबसे अंतिम में अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला है जॉर्ज हेगल। जॉर्ज हेगल का कथन है, इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। हेगल ने ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटने के लिए, उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याय रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे कि बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। हेगल के समय राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक इतिहास लेखन सीमित था, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर बाद के दिनों में सामाजिक इतिहास लेखन पर जोर दिया। हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित परियोजना में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। उन्होंने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार रूप से लिखा था। भारतीय समाज को
मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाला हेगल जो है सबसे पहला विद्वान माना जाता है। जॉर्ज हेगल का कथन है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्राथमिक प्रेरक बल समाज में मानव श्रम है। आगे यदि हम बात करें तो जॉर्ज हेगल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी हैं, जैसे कि द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ राइट और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। अगला है बेनेडिक्टो क्रोचे। क्रोचे का कथन है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। दूसरा कथन है इतिहास एक विशेष प्रकार की कला है क्योंकि यह अतीत की घटनाओं के वर्णन करने के बजाय उन्हें एक कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे इतिहासकार अपनी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2011 में प्रश्न पूछा गया था, हेगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा? विद्वानों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित करके? नहीं। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याय रूप में समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हेगल के समय में किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उनसे वह संतुष्ट नहीं था? ईसाई इतिहास तक सीमित? नहीं। धर्मनिरपेक्ष इतिहास तक सीमित? नहीं। राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक सीमित? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यकता है स्रोत सामग्रियों का अत्यधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि जून 2019 में पूछा गया था, भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? कार्ल मार्क्स, मार्क ब्लॉक, ए.एल. बाशम या फिर G.W.F. हेगल? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका G.W.F. हेगल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन अध्येता जिसने किसी भी भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका G.W.F. हेगल। अगला है G.R. एल्टन। G.R. एल्टन का कथन है इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। दूसरा कथन है इतिहास का संबंध अतीत में हुए मनुष्य के उन सभी कथनों, विचारों, कार्यों तथा कष्टों से है जिन्होंने वर्तमान के लिए अपनी धरोहर छोड़ी है। जियाउद्दीन बर्नी का कथन है इतिहास विज्ञानों की रानी है। अबुल फजल, इसका कथन है अकबर के शासनकाल और पूर्वजों के इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज इतिहास कहलाता है। जे.बी. ब्यूरी का कथन है इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज्यादा। इसका एक अन्य कथन है अतीत की समसामयिक राजनीतिक संदर्भ में व्याख्या ही इतिहासकार की नवीन पद्धति के प्रयोगार्थ बाध्य करती है। जे.बी. ब्यूरी का पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। विलियम जिन्सर का कथन है बेहतर लेखन का मूल है पुनः लेखन, यहीं पर खेल जीता या हारा जाता है। ए.जे. बेलफोर, इसका कथन है इतिहास अपने को दोहराता नहीं है, इतिहासकार एक दूसरे को दोहराते हैं। लुबियन या फिर लुसियन फ्रैबे, इसका कथन है यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो यह है कि ऐतिहासिक सबक जैसा कुछ भी नहीं है। विल्हम डेल्थ का कथन है आदमी क्या है केवल इतिहास बताता है। एफ पोविक का कथन है इतिहास की व्याख्या के प्रति उत्कंठा इतनी गहरी है कि जब तक हम अतीत के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं या तो हम रहस्यवाद की ओर जाएंगे अथवा दोषदर्शिता की ओर जाएंगे। अगला है लियोपोल्ड वॉन रांके। इसका कथन है इतिहास का कार्य जैसा कि वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करना है। लियोपोल्ड वॉन रांके ने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने यह धारणा स्थापित किया कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में
आधुनिक इतिहास लेखन के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध भी रांके की विचारधारा से जोड़ा जाता है। रांके का कथन है कि यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए भी सावधान रहेगा। रांके ने इतिहास की इस प्रबोधनकारी धारणा को तोड़ा कि इतिहास का अध्ययन अध्यापन शिक्षण के उद्देश्य से किया जाता है। रांके ने इतिहासकारों को यह सलाह दिया कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्यक्रम प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करने और ऐतिहासिक नियम की तरफ पेश करने से बचें। इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में रांके की अवधारणा वस्तुनिष्ठता और मूल्य निर्णय से मुक्त थी। आगे यदि हम बात करें तो लियोपोल्ड वॉन रांके आधुनिक ऐतिहासिक छात्रवृत्ति के संस्थापक जनक माने जाते हैं। रांके का इतिहास दर्शन पूरी तरीके से विरोधाभास से भरा हुआ है। उनके इन दो विचारों में मेल देखना मुश्किल हो जाता है कि इतिहास में अधिकतम संभव वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और इतिहास में ईश्वर बसता है। यदि हम इसके पुस्तक का नाम देखें तो पुस्तक में शामिल है पहला द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स, जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम्स ऑफ रिफॉर्मेशन। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2022 के शिफ्ट 2 में, लियोपोल्ड वॉन रांके के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। उन्होंने यह धारणा स्थापित किया कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल यह भी सही है। उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। वे स्वच्छंदवाद के जनक थे? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्वच्छंदवाद के जनक रूसो कहे जाते हैं। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला है विलेन द कुनिंग। विलेन द कुनिंग का कथन है भूतकाल मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं उसे प्रभावित करता हूँ। डेविड सैनन का कथन है जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। एम्ब्रोस बियर्स, इनका कथन है केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, लेकिन केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। ओक्सार्ट का कथन है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। एलपी हार्टली, इसका कथन है अतीत एक विदेशी क्षेत्र है जहां वे चीजों को अलग ढंग से करते हैं। अब्राहम लिंकन, इनका कथन है साथी नागरिकों, हम इतिहास से बच नहीं सकते। अगला है मार्क ब्लॉक, इसका कथन है इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझ की दिशा में एक प्रयास है। मार्क ब्लॉक का जुड़ाव जो है वो एनाल्स दर्शन की ओर रहा है, जो राजनीतिक घटनाओं पर भूगोल, भौतिक संस्कृति और दीर्घकालिक इतिहास के महत्व पर बल देता है। इसने संपूर्ण इतिहास की अवधारणा के विकास को बढ़ावा दिया। यदि हम बात करें मार्क ब्लॉक की पुस्तक के विषय में तो पहला पुस्तक है सामंतशाही, जिसे इंग्लिश में फ्यूडलिज्म या फिर फ्यूडल सोसाइटी भी कहा जाता है। दूसरा है हिस्टोरियन क्राफ्ट और तीसरा है समग्र इतिहास यानी कि टोटल हिस्ट्री। अब यहाँ से जून 2022 में शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आरजी कॉलिंगवुड ने कहा कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियां और उपन्यासकारों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वह यह है कि इतिहासकारों का चित्र का आशय सच होता है। बिल्कुल सही है। विलेन द कुनिंग ने कहा वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं उससे प्रभावित करता हूँ। ये स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा भूतकाल। मार्क ब्लॉक का कथन है परंतु इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझ की दिशा में एक प्रयास है। बिल्कुल सही है। डेविड सेनन का कथन है जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। बिल्कुल सही है। एम्ब्रोस बियर्स ने कहा केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, लेकिन केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। बिल्कुल सही है। तो ACDE ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जून 2013 में पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ओक्सार्ट का कथन है
सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ए के साथ 3। अब मुझे इतना पता है कि ए का 3 होगा, तो यदि हम विकल्प की ओर देखें तो ए का 3 केवल ऑप्शन नंबर ए की ओर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो आप लोग एलिमिनेट करना भी सीख लो, एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल के पुत्र थे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अंग्रेजी दार्शनिक, अर्थशास्त्री और उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दार्शनिक जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल के उपयोगितावाद के विचारों का विस्तार किया इन्होंने, लेकिन आनंद की गुणवत्ता पर इन्होंने अधिक जोर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहला, आनंद या खुशी ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका सच्चा आंतरिक मूल्य है। दूसरा, क्रियाएं उस हद तक सही हैं जहां तक वे खुशी को बढ़ावा देती हैं और गलत जहां तक वे दुख को पैदा करती हैं। तीसरा, सबकी खुशी बराबर मायने रखती है। यदि हम बात करें जॉन स्टुअर्ट मिल के पुस्तकों के विषय में, तो पहला है ऑन लिबर्टी, उसके बाद यूटिलिटरियनिज्म, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पुस्तक लिखी गई थी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। अब यहाँ से दिसंबर 2022 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था, उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इमैनुअल कांट, जेम्स स्टुअर्ट मिल, जैक्स देरिडा या फिर मिशेल फूको? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसी समय और स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापाखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति की ओर इंगित करता है? मुक्त व्यापार, हस्तक्षेपवाद, वाणिज्यवाद या फिर उदासीनतावाद? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, हस्तक्षेपवाद। अब हम बात करते हैं जेम्स मिल के विषय में। जेम्स मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी था। वह साम्राज्यवादी इतिहासकार था और उस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का असर था। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर था। जेम्स मिल पहला इतिहासकार था जिन्होंने भारतीय इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर या फिर कहे तो सांप्रदायिक आधार पर किया था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को लिखते समय प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और औपनिवेशिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में चित्रित किया था। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने औपनिवेशिक काल या फिर कहे तो अंग्रेजी शासन को ईसाई काल ना कहकर ब्रिटिश काल के रूप में विभाजित किया था। जेम्स मिल ने अपने इतिहास लेखन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पिछड़ा हुआ, प्रगति विरोधी और अतार्किक माना था। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पक्षगामी पाया था। मिल ने भारतीय संस्कृति की अनावश्यक आलोचना करते हुए यह मान लिया था कि समकालीन भारत के साथ साथ प्राचीन भारत भी बर्बर और नासमझ था। जेम्स मिल ने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के अनुकूल था, जिसके कारण से यह पुस्तक हेलेबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बना था। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधान की प्रयास भी किया। उसने भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार नहीं किया। जेम्स मिल के मतानुसार प्राच्यवादी प्राच्य निरंकुशता के पतन को समाप्त करने में सहायता करने के स्थान पर उसे कायम रखने के दोषी थे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद करके रखना है, भारतीय इतिहास लेखन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का बीजारोपण जेम्स मिल के कारण ही हुआ था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में दिसंबर 2015 प्रश्न पूछा गया था, साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मिल अपने समय का एक प्रमुख उपयोगितावादी था, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय वह यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर था, ये भी सही है। उसने माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी और इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था, ये भी सही है।
उसने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2018 में जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक उपयोगितावादी के रूप में जेम्स मिल संस्कृत और फारसी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जेम्स मिल के मतानुसार प्राच्यवादी प्राचीन निरंकुशता के पतन को समाप्त करने में सहायता करने के स्थान पर उसे कायम रखने के दोषी थे। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंडिया का इतिहास लिखते समय जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकृत किया। बिल्कुल सही है। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानूनी समाधान की प्रयास की। बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 1 में नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया है। बिल्कुल सही है। उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला है ओलिवर वेंडेल होम्स। इसका कथन है इतिहास की एक पृष्ठ तर्कशास्त्र के एक महत्वपूर्ण खंड जैसा है। फ्रांसिस बेकन। इसका कथन है कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए। दूसरा कथन है ज्ञान ही शक्ति है। फ्रांसिस बेकन का पुस्तक का नाम है द न्यू इंस्ट्रूमेंट। अगला है हेरोडोटस। ये एक इतिहासकार और दार्शनिक थे। इनका जन्म 484 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के हेलिकार्नसस में हुआ था, जो कि वर्तमान में तुर्की का हिस्सा है। इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना द हिस्टोरी के नाम से किया था, जो कि एथेंस और स्पार्टा का युद्ध और ग्रीको पर्शियन युद्ध से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त उसने भारत और फारस के संबंधों का वर्णन व्यापारियों की जानकारी के आधार पर किया था, क्योंकि वह भारत कभी भी नहीं आया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या फिर जनक कहा जाता है। दिसंबर 2022 में शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में कि हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हेलिकार्नसस में। अब हम बात करते हैं जून 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हिस्टोरियोग्राफी से, उसके विषय में एक एक करके। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक विधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोतों की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और प्रतिपादन सम्मिलित है। बिल्कुल सही है। यदि प्रतिज्ञप्ति का आधार केवल संयोग है तो तर्क किया जाना चाहिए। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। परलेख के पंथ, विशेष रूप से सरकारी परलेख के विकास का अधिकांशतः श्रेय लियोपोल्ड वॉन रांके को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ओस्वाल्ड स्पेंगलर का इतिहास दर्शन इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक के बीच यूरोपीय अवधिकरण पर तीव्र प्रहार से प्रारंभ होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ए सी डी सही है। ए सी डी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ईसाई इतिहास लेखन, इसका संबंध है दैवीय विचार का सैद्धांतिकीकरण से। अंग्रेजी प्रबुद्धवाद इतिहास लेखन, इसका संबंध है प्रगतिशील विचारों के प्रकटन से। रोमांटिक इतिहास लेखन, इसका संबंध है बीते समय का आकर्षक और रंगीन पुनर्निर्माण से। सकारात्मक इतिहास लेखन, इसका संबंध है जांच की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक ज्ञान का उद्भव। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसने कहा था इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास कारणों या पूर्ववृत्तों के वे धागे हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। तो ये कहा गया था ओलिवर वेंडले होम्स जूनियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इतिहास के निर्वचन की अभिलाषा इतनी गहन है कि जब तक कि इतिवृत्ति के संबंध में हमारी रचनात्मक धारणा नहीं होगी, हम या तो गूढ़वाद या दोषदर्शिता की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। यह इतिहास के बारे में डेविड ह्यूम का कथन है। नहीं, ये गलत है।
यह मार्क्सवादी इतिहासकारों के मत को प्रतिबिंबित करता है, ये भी गलत है। यह इतिहास की व्याख्या के मुद्दे पर एफ पोविक का मत है, बिल्कुल सही है। यह E.H. कार द्वारा प्रयुक्त उद्घृत वाक्य है, ये भी सही है। इसमें इतिवृत्ति यानी कि भूतकालिक घटना के बारे में रचनात्मक धारणा पर बल दिया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। तो CDE सही है, CDE ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पुरुष अपने काल में अपने पिता की तुलना में अधिक सदृश होते हैं, तो ये एक अरब कहावत है। अतीत एक विदेशी क्षेत्र है जहां वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं, ये LP हार्टली का स्टेटमेंट है। साथी नागरिकों, हम इतिहास से बच नहीं सकते, ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। इतिहास की एक पृष्ठ तर्कशास्त्र के एक महत्वपूर्ण खंड जैसा है, ये ओलिवर वेंडले होम्स का स्टेटमेंट है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मनो इतिहास यानी साइको हिस्ट्री के प्रादुर्भाव को प्रेरित किया था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न है, लियोपोल्ड वोन रांके के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है आपका। उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वे स्वच्छंदवाद के जनक थे, नहीं गलत है आपका। स्वच्छंदवाद के जनक रूसो थे, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो स्टेटमेंट में लिखा गया है वो स्टेटमेंट आपका गलत है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने द न्यू इंस्ट्रूमेंट की रचना की एवं कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? तो ये कहा गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। बेकर का कथन है कि कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए, और कुछ चबाने और पचाने के लिए होती है। तो ये स्टेटमेंट को भी आप लोग याद करके रखना। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाती है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है? तो ये कहा गया था लुसियन फेवरे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ लुसियन फेवरे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बोदरी-लाड के लिए उत्तराधुनिकता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी? रूपक, उपस्थिति, अनुपस्थिति या फिर अनुरूपण? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अनुरूपण। व्याख्या अगर हम देखें तो बोदरी-लाड के लिए उत्तराधुनिकता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी अनुरूपण। अनुरूपण इस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है कि समकालीन संस्कृति केवल मीडिया या फिल्म संस्कृति द्वारा बनाए गए छवियों या प्रतियों की दुनिया के रूप में मौजूद है, जहां कुछ भी मूल या नया नहीं है, क्योंकि हर वस्तु किसी और वस्तु की नकल है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। गिब्बन द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, बिल्कुल ए का हो जाएगा 1 आपका। वाल्टेयर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल बी का हो जाएगा 2 आपका। मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, सी का हो जाएगा 3 आपका। लेटर्स ऑफ एजुकेशन है कैथरीन मैकाले का, तो डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने कृति हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी में सामान्यतः ऐतिहासिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के मध्य मध्यम मार्ग को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने इसे आमूल परिवर्तनकारी ऐतिहासिकतावाद के रूप में माना है? तो ये माना गया है ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक एंकर स्मिथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूरोप केंद्रित यानी कि यूरोसेंट्रिज्म विचार या फिर विश्वास को निम्नलिखित में से किसने चुनौती दी थी? तो ये दिया गया था ओसवाल्ड स्पेंगलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। ओसवाल्ड स्पेंगलर ने यूरोप केंद्रित यानी कि यूरोसेंट्रिज्म के विचार को चुनौती दी, जो यह विश्वास है कि यूरोपीय संस्कृति अन्य सभी संस्कृतियों से श्रेष्ठ है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राष्ट्रों के बीच परंपरागत सीमाओं को अस्वीकार किया और निश्चय पूर्वक कहा कि केवल सभ्यताएं अध्ययन का उचित विषय हैं? तो ये कहा गया था अर्नाल्ड टोयनबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड सैयद का प्राच्यवाद जो कि 1978 में पब्लिश हुआ था, इसके विषय में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह भारत के प्राच्यवादियों के कार्य के बारे में विमर्श यानी अनुचिंतन है? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है आपका। मुझे पता है कि ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। इसके फलस्वरूप सामंती व्यवस्था की सूझबूझ में बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ, बिल्कुल सही है। इससे अफ्रीकी लेखक प्रभावित हुए, ये भी सही है। इसके फलस्वरूप गैर पाश्चात्य की पश्चिमी छवियों के बारे में क्रमबद्ध विधि सम्मत आशंका की भावना उत्पन्न हुई, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी तो हो नहीं सकता, ई आपका गलत है यहाँ पर। अब मुझे ई भी पता चल गया कि ई भी गलत है, तो सी भी कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा है तो बी सी डी सही है। बी सी डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एडवर्ड सैयद का काम विशेष रूप से उनकी पुस्तक प्राच्यवाद जो कि 1978 में प्रकाशित हुई थी में यह पता चलता है कि कैसे पश्चिमी विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने पूर्वी देशों को एक विदेशी और घटिया या फिर कहे तो अन्य के रूप में निर्मित और प्रस्तुत किया है। प्राच्यवाद पर एडवर्ड सैयद के दृष्टिकोण में प्रमुख सैद्धांतिक प्रतिज्ञा ज्ञान का प्रतत्व विज्ञान और शक्ति का प्रतत्व विज्ञान थी। अगला प्रश्न है, प्राच्य विद्या पूर्व तथा पश्चिम के बीच सत्ता मूलक तथा ज्ञान मीमांसा मूलक आधारित विचारों की शैली पर आधारित है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह है एडवर्ड डब्ल्यू सैयद का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? जेटी कोलब्रुक, ये तो बिल्कुल था। एच विल्सन भी था। एडविन अर्नाल्ड भी था। चार्ल्स ट्राइवेलियन नहीं था, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, जब तक शोधकर्ता को क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे वर्गीकृत करना है इसकी जानकारी ना हो तो यह केवल समय की बर्बादी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बी शेख अली का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों में सम्मिलित है श्रीमद् रामायण, बिल्कुल। सिक्के नहीं, ये आपका आ जाएगा पुरातत्व विज्ञान में। श्रीमद् महाभारत, बिल्कुल। मेगास्थनी रचित इंडिका, बिल्कुल। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, बिल्कुल। तो ए सी डी ई आएगा। ए सी डी ई ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शास्त्र निम्नलिखित से संबंधित है? आधुनिक अध्ययन, मध्यकाल, भूमि संबंधी विषय या फिर मानव के क्रम विकास, वर्धन और विकास से? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मानव के क्रम विकास, वर्धन और विकास से मानव शास्त्र का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था चर्च हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद इनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी, उसके बाद अनाल्स हिस्टोरियोग्राफी, उसका सबसे अंतिम में आया था सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो बी ए सी डी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सबाल्टर्न अध्ययनों में अपने योगदान के लिए सुप्रसिद्ध है? सुमित सरकार, बिपिन चंद्र, रंजीत गुहा या फिर के एन पनिकर? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका रंजीत गुहा। सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रंजीत गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक इस उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ प्रारंभ होती है? भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजात्यवाद से प्रभावित रहा है। तो ये हुआ है सबाल्टर्न स्टडीज वॉल्यूम 1 से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। पुस्तक सबाल्टर्न स्टडी वॉल्यूम 1 प्रसिद्ध इतिहासकार रंजीत गुहा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आर पामे दत्त, इसका संबंध है मार्क्सवादी विचारधारा से। ए का हो जाएगा आपका 3।
रंजीत गुहा का संबंध है सबाल्टर्न से या फिर कहे तो उपाश्रयी से, तो बी का हो जाएगा 4। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, इसका संबंध है साम्राज्यवादी विचारधारा से, तो सी का हो जाएगा 2। बी डी बसु का संबंध है राष्ट्रवादी विचारधारा से, तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में उपाश्रय अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ये तो बिल्कुल थे। दीपेश चक्रवर्ती भी थे, शाहिद अमीन भी थे, रामचंद्र गुहा नहीं थे, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, धर्म सुधार का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन विक्लिफ को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है, यह उक्ति किसकी है? तो ये है ई एच कार का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। ई एच कार का कार्यकारण संबंध के विषय में क्या विचार है? कार्यकारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ई एच कार उत्तराधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध में क्या विचार रखते हैं? इसकी खोज करना व्यर्थ है, नहीं। यह इतिहासकार को सीमा में बांधता है, नहीं। कार्यकारण संबंधों से अधिक आवश्यक व्याख्या है, ये भी नहीं। इस संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो उत्तराधुनिकतावादी ऐतिहासिकता के संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं। कुछ उत्तराधुनिकतावादी परवर्ती विचारकों का विरोध करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ऐतिहासिकता का समय आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है। तो यह स्टेटमेंट दिया गया था ई एच कार के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? यह विघटन में विश्वास करता है, बिल्कुल सही है। यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, नहीं। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका। यदि हम एक्सप्लेनेशन की ओर बात करें तो यदि हम बात करें उत्तराधुनिकतावाद की, तो एक व्यापक बौद्धिक आंदोलन है जो सार्वभौमिक सत्य, भव्य आख्यानों और स्थापित ज्ञान प्रणालियों की आलोचना करता है। यह साहित्य, दर्शन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक ढांचों को चुनौती देते हुए मेटा कथाओं के प्रति विखंडन, सापेक्षतावाद और संदेहवाद पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे उत्तराधुनिकतावाद की विशेषता संशयवाद, विखंडनवाद और सापेक्षवाद है। यह दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे विषयों में महान सिद्धांतों को चुनौती देता है। उत्तराधुनिकतावाद ने कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक अध्ययन को महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधुनिकतावाद का तत्व नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर केंद्रवाद। अगला प्रश्न है, उत्तराधुनिकतावादियों में समय की विचारधारा कौन सी नहीं है? इतिहास की व्याख्या में इसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल है। यह इस सिद्धांत पर बल देता है कि घटनाओं की व्याख्याओं को महत्व दिया जाना चाहिए, ये भी है। समय का संबंध अतीत से है, ये भी है। समय के तथ्य पर विद्वानों ने विचार नहीं किया, नहीं, ये नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा हेडेन वाइट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है? रिचर्ड एशली, जेनी एडिंग्स, मिशेल फूको या फिर जे बर्टन? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जे बर्टन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा है कि कार्यकारण का संबंध इतिहास के लिए बाधक है? तो ये लिखा गया था थियोडोर जेल्डिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो थियोडोर जेल्डिन ने 1976 में लिखा कि कारणता और तिथि क्रम इतिहासकारों के लिए दो उत्पीड़क हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? तो ये कहा गया था एंकर स्मिथ के द्वारा,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। एंकर स्मिथ ने कहा था कि ऐतिहासिक समय पश्चिमी सभ्यता की उपज है। तो ये स्टेटमेंट को भी आप लोग याद रखना। शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नाजीवाद से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कहा गया थ्यूसिडाइडस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपोल्ड वोन रांके नहीं थे? हिस्ट्री ऑफ रोम, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स या फिर जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन? तो सही विकल्प हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ रोम। हिस्ट्री ऑफ रोम के लेखक जो है लियोपोल्ड वोन रांके नहीं थे, वो केवल हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स और जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन के थे। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसने अपने ध्यान को समूह लोगों के व्यवहार, रीति रिवाजों और मान्यताओं पर केंद्रित रखा। बिल्कुल सही है। इसने ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया। ये भी सही है। इसने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को अपनाया। ये भी सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ये सभी। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि आधुनिकोत्तरवाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, यह तो वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है? तो ये स्टेटमेंट है अर्नर गरे का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित ग्रीको रोमन लेखकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले टेसियस आएगा, उसके बाद स्ट्रूबो आएगा, उसके बाद प्लिनी और उसके बाद अंतिम में आएगा टॉलमी। तो ए सी बी डी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि अनुसंधान कार्य प्रणाली के प्रसंग में कौन से कथन सही नहीं है। इतिहास लेखन में व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाने से अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करना संभव हो जाता है? नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है आपका। रिकॉर्ड की बाह्य एवं आंतरिक समीक्षा इतिहासकार को प्रामाणिकता को स्थापित करने में सहायता करती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अतीत की घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए इतिहासकार को उन घटनाओं के घटनाक्रम को जानने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। अतीत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूर्णतया प्रामाणिक एवं सही नहीं हो सकते जिसे तथ्यों को जाना जा सके। बिल्कुल ये भी सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम में इतिहास लेखन कुछ नियत कमजोरियों से ग्रस्त था। निम्न में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करती है? अधिकतर लेखक समय के गुजरने के साथ आने वाले परिवर्तनों के विचारों से अनभिज्ञ थे। बिल्कुल सही है। इतिहास की विषय वस्तु को लगभग साहित्य अथवा दर्शन शास्त्र की शाखा समझा गया। बिल्कुल ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रबोध से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कालवृत्त विचारधारा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। समग्र इतिहास यानी कि टोटल हिस्ट्री की संकल्पना किसने प्रचारित किया था? तो ये किया गया था मार्क ब्लॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर करते थे? तो ये स्टेटमेंट है J.F. रिचर्ड्स का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। यह टिप्पणी किसने की है कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है? तो ये कहा गया था डेविड ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अन्य विषयों के साथ इतिहास के संबंध के बारे में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफी हद तक सांख्यिकीय आंकड़ों से किया जाता है, बिल्कुल सही है। लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। सृजनात्मक विचार और समाज पर उनके प्रभाव के कारण बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। समय और स्थान ऐसे कारक हैं जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कॉलिंस, लारी और लेपियर, इसका संबंध है फ्रीडम एट मिडनाइट से, तो ए का हो जाएगा 3 आपका। जूडिथ ब्राउन, इसका संबंध है गांधीज राइज टू पावर, बी का हो जाएगा 4। ए का 3, बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मोंटेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ए का हो जाएगा 2 आपका। दांते, डिवाइन कॉमेडी, बी का हो जाएगा 1 आपका। रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी का हो जाएगा 3 आपका। मैकियावेली, द प्रिंस, डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जैकब बर्खर्ट, इसका संबंध है द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसेंस इन इटली, यानी ए का 3 हो जाएगा यहाँ पर। इग्नेट्स ऑफ लोयोला, इसका संबंध है द सोसाइटी ऑफ जीसस, बी का हो जाएगा 1 यहाँ पर। ए का 3, बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकतावाद के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए खतरा है? तो ये स्टेटमेंट है आर्थर मार्विक का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी किसकी है? तो ये है लॉर्ड मैकाले का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के एक विधि सदस्य थे। ये पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इनका मानना था कि पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो भारत में आधुनिक इतिहास लेखन के जनक थे, इनका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था रांके विचारधारा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सही विकल्प हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के विषय में अगर हम बात करें तो यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में योगदान दिया था? तो ये दिया गया था टी हॉब्स, जे लॉके और जे रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो ये माना जाता है मार्टिन हैडगेवर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में क्या सही नहीं है? यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता। पहला ही स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इसके इतिहास लेखन ने कम जानने वाले व्यक्तियों को पुनः जानने की उत्सुकता शुरू की है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य सैद्धांतिक योगदान इसका प्रत्यक्षवाद पर सम्मुख आक्रमण है, ये भी सही है। इतिहास की कृतियां जिन पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट है वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुंचता है परंतु पुराने विषयों में भी नव जीवन डालता है, बिल्कुल ये भी सही है। अब हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर।
अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया था जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। प्रबोधन शब्द 18वीं सदी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है, बिल्कुल सही है। प्रबोधनकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियादी पर नए मानव समाज, संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था, नहीं, वो पुराने ढांचे को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट आपका। प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा को आलोचना और अन्वेषण की नजर से देखा, बिल्कुल सही है। प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रभुत्ता के अर्थ को परिभाषित करने में लागू नहीं होता। इसका भाव है एक ऐसी विजय जो अंधकार पर प्रकाश की शक्ति से प्राप्त हो, बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्र ज्ञान की परिसीमा में नहीं आता जो कभी गिरजाघरों के क्षेत्र में पड़ता था, नहीं, बिल्कुल यह स्टेटमेंट गलत है आपका। यह तर्क योग के समकक्ष जानी जाती है, बिल्कुल सही है। यह मानव की स्व आरोपित लघुता से स्वतंत्र होना है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा था कौन सा लागू नहीं होता, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है। डेनिस दिदरो, रूसो, डेविड ह्यूम या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो सही विकल्प हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। एडमंड बर्क, डेनिस दिदरो, एडवर्ड गिब्बन और डेविड ह्यूम। तो सही विकल्प हो जाएगा एडमंड बर्क, ये इस समूह से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनाल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की अपूर्ण रचना है, तो वो है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह न कि बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी, यह कथन किसका है। तो ये है मोरलैंड का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। सामान्य इच्छा यानी जनरल विल सिद्धांत का प्रवर्तक था, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु हर जगह वह जंजीरों में बंधा हुआ है। तो ये लिखा गया है रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र, न रोमन, न साम्राज्य है। तो ये कहा गया था वाल्टेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारों का था। तो ये था उपयोगितावादियों का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। उपयोगितावादी सिद्धांत जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरेमी बेंथम। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका जो मनुष्य की समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित है कि 1900 ईस्वी में किसने स्थापना की थी। तो ये किया गया था हेनरी बैरे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए,
बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नवीन विधियां तथा तकनीक ग्रहण की। बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? तो ये मिला 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकारों के लेखन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जांच की वैज्ञानिक तकनीकी प्रयुक्त करते थे। बिल्कुल सही है। वे वास्तविक, परम एवं विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे। ये भी सही है। उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथों को अधिक कल्पनाशील बनाया। नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षवाद ने इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान बनाया। बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन पूर्वाग्रह पूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल सही है। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई। ये भी सही है। भारतीय इतिहास का महिमा मंडल मुख्य उद्देश्य नहीं था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यूरोपीय लेखकों द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से बचाव करने के दौरान वे अपने चरित्र में आवश्यक रूप से प्रचारात्मक थे। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। तो केवल ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है, वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्रायः इतिहास और इसकी वस्तुनिष्ठ को विकृत करते हैं। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया, इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफ़ी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। तो ये कहा गया था सर चार्ल्स वुड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया, कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया, समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया गया। बिल्कुल सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई। बिल्कुल सही है। तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है आपका। प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया। बिल्कुल ये सही है आपका। तो ए और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसा कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, उसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी? तो ये कहा गया फ्रेडरिक एंजिल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जैक्स डेरिडा की विनिर्माण की पद्धति मेथड ऑफ डिकंस्ट्रक्शन का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया ऑफ ग्रामेटोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन के संदर्भ में डीडी कौशाम्बी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उनका लेखन एक पद्धति को प्रतिबिंबित करता है जो समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, प्रतत्व के साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया।
नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। उन्होंने राजवंश, तालिकाओं और विजयों के अभिलेखों को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल ये सही है आपका। वह उत्पादन की पद्धतियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रकारों में अधिक रुचि रखता था, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था थॉमस पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? एक साहित्यिक विद्या के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथा लेखन का आरंभ, ये बिल्कुल है। देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की, ये भी सही है। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च की प्रभुत्व को बढ़ाया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत था आपका। इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी है, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पुरा सामग्री में साहित्यक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है, बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। कारण में कहा गया पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देसी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन कारण और कथन कहीं से भी एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बताएं, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है, बिल्कुल सही है। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। विल्हम डिल्थ, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी ए का हो जाएगा आपका 3। जी.आर. एल्टन की पुस्तक का नाम है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 4। इस प्रकार से ए का 3 और बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की? तो ये किया गया था ऑगस्टस कॉम्टे के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जे.ए. हॉब्सन, इसके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है इम्पीरियलिज्म ए स्टडी, यानी ए का हो जाएगा आपका 2। लेनिन की पुस्तक का नाम है इम्पीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, तो बी का हो जाएगा 3 यहाँ पर। तो ए का 2, बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने रांके के वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया था? तो ये किया गया था ई.एच. कार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ई.एच. कार, इसका स्टेटमेंट है इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है, तो ए का हो जाएगा 4 आपका। जी.आर. एल्टन, इसका स्टेटमेंट है इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है,
बी का हो जाएगा 3 आपका। जे बी ब्यूरी, इसका स्टेटमेंट है इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक, तो सी का हो जाएगा 2 यहाँ पर। आर जी कॉलिंगवुड, इसका स्टेटमेंट है संपूर्ण इतिहास विचारधारा या फिर विचारों का इतिहास है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पर 1। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा है? यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। ये कहा गया है रांके के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है लियोपोल्ड वॉन रांके के इतिहास लेखन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? रांके ने इतिहास की इस प्रबोधनकारी धारणा को तोड़ा कि इसका अध्यापन शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है। बिल्कुल सही है ये। रांके ने इतिहासकारों को यह सलाह दी कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्य कारण प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करने और ऐतिहासिक नियम की तरह पेश करने से बचें। बिल्कुल ये भी सही है। रांके का मानना था कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में रांके की अवधारणा वस्तुनिष्ठ थी और मूल्य निर्णय से मुक्त थी। बिल्कुल ये सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगला प्रश्न है लियोपोल्ड वॉन रांके के इतिहास लेखन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उन्होंने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होने चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ये भी सही है। वे स्वच्छंदवाद के जनक थे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्वच्छंदवाद के जनक रूसो थे। लियोपोल्ड वॉन रांके आधुनिक ऐतिहासिक छात्रवृत्ति के संस्थापक जनक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लियोपोल्ड वॉन रांके का इतिहास दर्शन पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। उनका इन दो विचारों में मेल देखना मुश्किल है कि इतिहास में अधिकतम संभव वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और इतिहास में ईश्वर बसता है। बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। वह कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि हेगल था जिसने कहा कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्राथमिक प्रेरक बल समाज में मानव श्रम है। बिल्कुल ये सही है। ओस्वाल्ड स्पेंगलर का इतिहास दर्शन यूरोप में काल विभाजन, प्राचीन, मध्य और आधुनिक पर तीखे हमले के साथ शुरू होती है। बिल्कुल ये सही है। आरजी कॉलिंगवुड की राय में सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। बिल्कुल सही है। सारा स्टेटमेंट सही हो जाता है यहाँ पर, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत यह तर्क देता है कि समाज अन्य प्रजातियों की तरह प्राकृतिक चयन के नियम के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया विश्व भर में समाज जैसे जैसे प्रगति करते रहे हैं उसके अनुरूप अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में असमर्थ रहे हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर केवल कथन आपका सही है, यानी ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जीपी गुज, इसका स्टेटमेंट है इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के समय में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। तो ए का हो जाएगा 3 आपका। हेनरी पिरेन, इसका स्टेटमेंट है इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। बी का हो जाएगा 4 यहाँ पर। रेनियर, इसका संबंध है संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। सी का हो जाएगा 1 यहाँ पर। वाल्स, इसका स्टेटमेंट है या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें न तो कोई स्वर है न तर्क। डी का हो जाएगा 2 यहाँ पर। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ये आपका है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है उन इतिहासकारों का नाम बताएं
जिन्होंने मध्यकाल में भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाया है? तो ये लगाया गया है बर्टनस्टाइन के द्वारा और फ्रैंक पर्लिन के द्वारा। ए और डी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्तराधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तराधुनिकतावाद में मानवता की एकता, समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया है। बिल्कुल सही है। उत्तराधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाली अवधारणाओं को अंतिम और निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा। नहीं, ये गलत है आपका। अब हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया ऐसा माना जा सकता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य या औचित्य का अनुकरण करते हैं। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया ज्ञान का शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता। बिल्कुल दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्द किस इतिहासकार के हैं? किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा और उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है। भारत के विषय में तो यह विशेष एक ऐसा ही है क्योंकि हमारे इतिहासकारों, जिनमें आरंभ में सभी ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के विभाजन का प्रतिमान लिया जो यहाँ के लिए कतई सटीक नहीं था। इसके बाद उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग के नाम से एक नया विभाजन तैयार किया और मुद्दे को और जटिल बना दिया। ये स्टेटमेंट दिया गया है तपन राय चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जहां तक राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन का प्रश्न है, इस विचारधारा की नींव आर पालमे दत्त और ए आर देसाई द्वारा रखी गई थी, लेकिन कई अन्य लोगों ने भी इसके विकास में योगदान दिया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। वे राष्ट्रीय आंदोलन को एक संरचनात्मक बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखते हैं। ये भी सही है। वे राष्ट्रीय आंदोलन के वर्ग चरित्र की व्याख्या उसके संघर्ष के रूपों, उसकी रणनीतिक वापसी और समझौतों के संदर्भ में करते हैं। बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को प्रभावित करने की सक्षमता निर्धारित नहीं करती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। अब हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं था? तो सही विकल्प हो जाएगा डेनिस दिदरो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण पहली बार वायसराय के आधिकारिक घोषणाओं में उभरा और वी चिरोल, रॉलेट कमेटी और वेरनी लावर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से सामने रखा गया। बिल्कुल सही है। इसे सबसे पहले 1940 में ब्रूस टी मैकली द्वारा प्रमेयित किया गया था और इसके उदार संस्करण को रेजिनाल्ड कैम्पलेड और परक्योल स्पियर ने अपनाया था। बिल्कुल ये भी सही है। इसके रूढ़िवादी संस्करण को 1968 के बाद जॉन गैल्थर और अनिल सील द्वारा उज्ज्वल और सुंदर बनाया गया। बिल्कुल ये भी सही है। साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत में प्रचलित नैतिक विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इतिहास लेखन के विरूपीकरण में जानबूझकर या बौद्धिक उपेक्षा का एक तत्व होता है जिसमें निष्कपट, गलत व्याख्या या मिथ्या बोध को दूर रखा जाता है। बिल्कुल दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लेखन के दैनंदिन कार्य बन जाने के बहुत दिनों बाद तक मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा। बिल्कुल सही है।
भर्तृहरि ने घोषणा की थी कि समझ के पास वाक रूप होता है, वाक प्रकटे जागरूकता सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार भारतीयों ने कंठस्थ की अपेक्षा ग्रंथस्थ की वरीयता दी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथनीय और दूसरे का कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक घटक तथा पश्चिमी संस्कृति के भौतिकवादी आधार को एक आवश्यक और अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया, यह अंशतः उस विचार की प्रतिक्रिया थी जिसकी अवधारणा थी कि धर्म भारत की पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्रित कारक था जिसने प्रगति को अवरुद्ध किया। बिल्कुल दोनों ही सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। निम्न कथन को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। समाजशास्त्रियों ने यह बताया है कि जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों के अंतर्गत अपने व्यवसायों के साथ साथ अपने दर्जे में कैसे परिवर्तन करते हैं। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बेरा इंस्टे, इसका संबंध है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, ए का हो जाएगा 1। बी.एम. भाटिया, इसका संबंध है फेमेंस इन इंडिया से, बी का हो जाएगा 2। डी.एच. बुचानन, इसका संबंध है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट से, तो सी का हो जाएगा 3। डी.आर. गार्गिल के संबंध है इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन इंडिया, डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार से अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। माइकल फूको, इसका संबंध है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से, ए का हो जाएगा 2। एडवर्ड सईद का संबंध है कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म से, बी का हो जाएगा 3। हिडन वाइट का संबंध है मेटा हिस्ट्री से, सी का हो जाएगा 4। मार्क ब्लॉक का संबंध है हिस्टोरियंस क्राफ्ट से, डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार से अगर देखा है तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अगला प्रश्न है, इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेश करना है। निम्नांकित में से किसने इतिहास की उपयुक्त परिभाषा दी है? तो ये दिया गया था जीपी गुज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे का कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया, गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विभेद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है, विद्वता और राजनीतिक व्यक्तियों के बीच एक धूसर क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्यों की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनका चिरकालिक रूप से राजनीतिज्ञों के वैध दावों के लिए उपयोग किया जाता रहा। बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो कथन का सही व्याख्या नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत पर पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के असीम द्वार खोल दिए, जिन्होंने प्रारंभ में उन्हें अभिभूत कर दिया था। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत था आपका। इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना व प्रतिरोध को जन्म दिया। नहीं, ये भी गलत है आपका। इसने तर्कवाद की भावना को जागृत किया, जिसके कारण हठधर्मी सिद्धांत की निरंकुशता और परंपरागत सत्ताओं, विश्वासों व प्रथाओं के खिलाफ मानसिक विद्रोह हुआ। बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये कहा गया था बेनिडिक्टो क्रोचे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दस्तावेज झूठा है कथन के साथ संबंध है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर टी.ई. लॉरेंस। टी.ई. लॉरेंस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 7 पिलर ऑफ विजडम। उसी में इन्होंने कहा था
कि दस्तावेज झूठा है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज विद्वानों की आरंभिक पूर्व देशीयता यानी ओरिएंटलिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के बीच एक भाषाई संबंध स्थापित करके विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिकी पश्चिम के समान प्राचीनता से विभूषित किया। बिल्कुल सही है। आरंभिक पूर्व देशीय परंपरा का मूल सिद्धांत था कि विजित जनता को ब्रिटेन की विधिक परंपराओं से शासित किया जाना था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। भारतीय रीति रिवाजों और कानूनों के संबंध में आरंभिक पूर्व देशीय अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय समाज की बर्बर स्थिति को दर्शाना था। नहीं, यह स्टेटमेंट भी गलत है। पूर्व देशीय परंपरा के आरंभ से आगे चलकर कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है आपका। तो ए और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। इस व्याख्या को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राच्य विद्वानों ने भारतीय इतिहास लेखन शैली से भिन्न पाश्चात्य इतिहास लेखन के अनुरूप वर्णन किया। इसके अंतर्गत 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि पूर्वी दृष्टिकोण यानी ओरिएंटल को प्राच्य माध्यम से विश्व तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए अन्य प्रयासों में वारेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा और 1791 में श्री जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किया गया। विलियम जोन्स ने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के मध्य भाषाई संबंध स्थापित कर भारतीय प्राचीन इतिहास की सार्थकता को सिद्ध किया था। निम्नलिखित कथन किस इतिहासकार से संबंधित है? संत अगस्टाइन आरंभिक ईसाई की दृष्टि से इतिहास को देखा। टिलामोंट ने 17वीं सदी के फ्रेंच व्यक्ति की तरह देखा। गिब्बन ने 18वीं सदी के अंग्रेज व्यक्ति की तरह, मॉमसन ने 19वीं सदी के जर्मन की तरह इतिहास को देखा। यह पूछने का कोई अर्थ नहीं है कि कौन सा दृष्टिकोण सही था। प्रत्येक दृष्टिकोण उसे स्वीकारने वाले व्यक्ति के लिए केवल एक ही बचा हुआ दृष्टिकोण था। तो ये स्टेटमेंट है आरजी कॉलिंगवुड का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि उत्तर आधुनिक इतिहास शाब्दिक विरोधाभास है? क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी एक सापेक्षता के पैदर है जो अतीत के ज्ञान के सभी विचारों से विषम है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा जोएस एप्पलबॉय, लीन हंट, मार्गरेट जैकब और रिचर्ड कॉब, यानी ए बी सी डी। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इतिहास में क्लियोपेट्रा की नाक के सिद्धांत का आशय है। तो ये संबंध है इसका कार्य कारण से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को पारंपरिक रूप से प्रयोग किया गया? इतिहास अनन्य रूप से अनूठे जबकि विज्ञान सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है। विज्ञान से इतर इतिहास में धर्म और नैतिकता शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित है। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब मुझे पता है कि सी गलत है, तो सी ऑप्शन नंबर ए में है, ये भी कट जाएगा। बी में है, ये भी कट जाएगा। सी में है, ये भी कट जाएगा। तो केवल डी बचता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। इतिहास लेखन में निम्नलिखित में से किस विकास ने प्राथमिक स्रोतों की आलोचनात्मक जांच शुरू की? तो ये किया गया है इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपने ऐतिहासिक लेखन में काल्पनिक भाषणों के समावेश का प्रयोग किया है? तो ये किया गया है थ्यूसिडाइडिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय इतिहास लेखन की परंपराओं को प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले आएगा प्राच्यवादी इतिहास लेखन, उसके बाद आएगा ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, उसके बाद आएगा भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, उसके बाद आएगा मार्क्सवादी भारतीय इतिहास लेखन और सबसे अंतिम में आएगा सबल्टन या फिर कहें तो उपाश्रयी अध्ययन, यानी DEBAC। DEBAC ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन हेतु पाद टिप्पणियां के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती? पाठ में दिए गए वक्तव्य के लिए
सटीक संदर्भ को इंगित करना, ये तो बिल्कुल सही है। पाठ में नहीं उल्लेखित अथवा विस्तार से नहीं बताए गए कतिपय विषयों की व्याख्या करना, ये भी सही है। पाठक को स्रोत के माध्यम से निश्चयात्मक कथन की व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करना, ये भी सही है। लेखक के दृष्टिकोण तथा इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जागरूकता पैदा करना, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। अब हमसे पूछ रहा है किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत को परिलिखित करने वाले स्रोत हमेशा किसी अन्य के दृष्टिकोण से लिखित होते हैं, बिल्कुल सही है। इतिहास लेखन के लिए कार्यकालीन संबंध तथा कालानुक्रम आवश्यक है, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।